हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं आपके एग्ज़ाम से रिगार्डिंग। सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में किस तरह की आपको स्ट्रेटजी रखनी है, क्या सिलेबस होने वाला है और किस तरह से हम अपना सिलेबस कवर करेंगे, किस तरह से सारी कुछ हम चीज़ें करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा हम जानने वाले हैं कि अपनी रणनीति जो है, स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। देखिए, आप सबको पता होगा कि आपके जो एग्ज़ाम है उसमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चन 150 होते हैं और हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क्स का होता है, राइट। जिसके 2 नंबर होते हैं, मतलब 300 नंबर का आपका सब्जेक्ट का पेपर होता है। और यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जो कि होती है 1/3। इसका मतलब है कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं और अगर 1 क्वेश्चन सही करते हैं तो आप बराबर पे हैं, आपको 0 नंबर मिलेगा। मतलब 1 क्वेश्चन आपने सही किया है, 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए हैं, तो वो 1 क्वेश्चन उन 3 क्वेश्चन से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं। आपके 2 पार्ट में पूरा पेपर आता है, आपको सबको पता होगा ये चीज़। पहला पार्ट जो होता है वो होता है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड वाला, ठीक है, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड। एंड सेकंड होता है वो सीनियर एंड सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड का होता है, ठीक है। ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पे आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं जो 80 मार्क के होते हैं, ठीक है। बताया मैंने, 1 क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक। उसके बाद में इसमें आपको 90 क्वेश्चन मिलते हैं और 180 मार्क्स का ये वाला पार्ट आपका होता है, ठीक। अब इसमें अगर हम देखें ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में, तो सबसे पहला टॉपिक है आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जो कि काफ़ी कॉमन टॉपिक है। आप अगर आगे पढ़ते हैं, एमएससी वगैरह करते हैं, उसके बाद अगर आप नेट वगैरह करना चाहते हैं तो उसमें भी काफ़ी रोल प्ले करता है, ये टॉपिक आता है उसमें भी। और एक सबसे बड़ी बात कि अगर आपको इसके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, क्वेश्चंस निकालने में टाइम नहीं लगता अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमारे कंसेप्ट क्लियर करने पे ध्यान देंगे, उसके बाद में हम बाय ट्रिक या उसे कैसे ध्यान में रखना है, उस क्वेश्चन को और करने के कितने तरीके होते हैं, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को करने का आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन को करने के आपको कम से कम 2 तरीके तो आने ही चाहिए, कम से कम, और 2 से ज़्यादा तरीके भी आपको उसको करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है, इसके आपको कम से कम जो है 200 प्लस क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करनी ही है, चाहे आप कोचिंग कर रहे हैं या आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। जहां तक आपने इसके 200 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की, वहां तक आप समझिएगा कि आपका इसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी करने की, वो मैं बता देता हूं आपको, कि अपन पहले एक एक टॉपिक को उठाएंगे और पहले पूरा सिस्टमेटिकली बेसिक कंसेप्ट के साथ में एक एक क्वेश्चंस को, जैसे 200 क्वेश्चन है तो 200 क्वेश्चंस को हम पूरा सिस्टमेटिकली बाय बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। पूरा सिलेबस हम इसी तरह से कवर करेंगे। उसके बाद हम कहाँ पे जाएंगे, क्वेश्चंस पर जाएंगे और उन्हें हिट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम मैनेजमेंट पे अपना ध्यान देंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपको एक क्वेश्चन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 1 ही मिनट मिलता है। अब यहाँ पर काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं जो 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं। एक क्वेश्चन होगा वो आपको रेस से बाहर कर सकता है अगर आपने टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान नहीं दिया। और मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन को 3 मिनट में कर रहे हैं और एक जो है जिसने अच्छी खासी प्रैक्टिस की हुई है वो उसी क्वेश्चन को 1 मिनट में कर रहा है, तो आप डेफिनेटली उससे पीछे हैं। और एक क्वेश्चन काफ़ी होता है आपका सिलेक्शन रोकने के लिए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, मतलब जो सबको आते हैं वो तो आपको आने ही चाहिए, लेकिन जो कठिन है, जो कुछ सेलेक्टेड पीपल को ही आ रहे हैं, वो भी आपको आने चाहिए। और बाकी ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिन्हें सब छोड़ते हैं, वो तो सबके ही छूटेंगे, आपके भी छूटेंगे और सामने वाले के भी छूटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए सामने वाला उस क्वेश्चन को कर रहा हो और आप उसे छोड़ रहे हो।
समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो देखते हैं। इसके बाद में कैलकुलस वाला पार्ट आता है, ये भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है आपका, इसमें भी कैलकुलस वाला पार्ट है। ये डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस इसमें भी है, दोनों ही हैं, लेकिन ये थोड़ा लेवल कम है, ठीक है, इसमें थोड़ा अपर लेवल आता है। इसके बाद में आता है आपका टॉपिक रियल एनालिसिस, आपको पता ही होगा, वन ऑफ द मोस्ट हार्डेस्ट टॉपिक बोला जाता है इसको। इसके क्वेश्चन थोड़े हार्ड टाइप के आते हैं, लेकिन करने हमें सब है। अब देख लीजिए, आप यहाँ पर पूरे 8 टॉपिक गिवन हैं और आपको 80 मार्क्स, मतलब एक टॉपिक से 5 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 10 नंबर का आएगा। तो पहली बात आप ये मत सोचिएगा कि इस टॉपिक को तो हम छोड़ के ही जा रहे हैं, नहीं, ऐसा हमें करना ही नहीं है। हमें किसी भी टॉपिक को हम नहीं छोड़ सकते। देखिए, मान लीजिए कि अगर आपके पास में 40 क्वेश्चन है, ठीक, अब मान लीजिए कि आप रियल एनालिसिस को तो वैसे छोड़ना नहीं चाहिए, आगे अभी टॉपिक आएंगे, आपको लगता होगा कि स्टैटिक्स और डायनामिक्स को छोड़ देने चाहिए, तो 5 क्वेश्चन तो इसके आप माइनस कर दीजिए, मतलब आप ऑलरेडी 35 पर आ चुके हैं, ठीक है। अब 35 पर अगर आप आ चुके हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आप 35 के 35 कर देंगे, पेपर का लेवल भी तो आता है ना, तो आप 30 क्वेश्चंस पे रह जाएंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? तो आपको कम से कम आप 40 क्वेश्चन की ही तैयारी, तो 40 क्वेश्चंस की ही करेंगे, इससे आप 35 पर आ जाइए, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने अगर मान लीजिए तैयारी ही 35 की है तो आप फिर 30 पे रह जाएंगे और ये काफ़ी पीछे रह जाते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको करना क्या है, बेसिकली हम एक सिलेबस पे एक नज़र डाल लेते हैं कि आपका एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कहाँ से आएगा। आपकी बीएससी की जो बुक्स है, आपने बीएससी की गई है, उन्हीं पर बेस्ड आते हैं। देखिए, अब जैसे रियल एनालिसिस है, वेक्टर, ये कैलकुलस है, ये वाला कैलकुलस। अब ये कैलकुलस में क्या होता है, एक तो डिफरेंशियल कैलकुलस होता है और एक इंटीग्रल कैलकुलस होता है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में मान लीजिए जैसे एसिम्पटोट्स हैं, अनंत स्पर्शियाँ, कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन आ जाता है, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जो फंसता है। तो जो फंस रहा है आपको उसमें थोड़ा सा ये लगाना है कि आपको उसे 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, कम से कम इस टॉपिक में तो नहीं रहना। अगर आप फंस रहे हैं, 1 मिनट से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो उसे छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए, क्योंकि वो आपका हो सकता है और भी ज़्यादा टाइम खा जाए, राइट? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसी के बाद में कुछ इसके जो इंटीग्रल कैलकुलस होता है उसमें बीटा गामा फंक्शन आता है। अब बीटा गामा फंक्शन एक ऐसा टॉपिक है, आप अलग अलग एग्जाम में देख लीजिए, अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो क्वेश्चंस की कोई सीमा नहीं है, राइट? लेकिन अगर आप पे कंसेप्ट क्लियर है तो चाहे कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना आ जाए, आप उसे हिट कर देंगे, राइट? सही है बात? तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारा पहले फोकस होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं और आपकी बीएड कंप्लीट है, तो पहले से आपके थोड़े बहुत कंसेप्ट तो वैसे भी क्लियर है, ठीक है। अब आप प्रिपेयरिंग कर रहे हैं फॉर 2nd ग्रेड, वरिष्ठ अध्यापक के लिए आप जब प्रिपेयर कर रहे हैं तो कंसेप्ट तो आपके थोड़े बहुत तो क्लियर होंगे ही। अगर क्लियर है तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप बिल्कुल ही 0 लेवल से हैं कि नहीं हमें तो कुछ नहीं आता, तब भी फिर मेहनत करेंगे। देखिए क्या होता है, टीचर्स का कंपेरिजन नहीं होता है, ठीक है। टीचर अपने आप में सबसे बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात, टीचर का काम इतना सा होता है कि आप जिस भी फील्ड में हैं, आपका जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए अभी आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, तो टीचर्स का काम ये होता है कि आपका जो मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है वो डेवलप करना। कोई भी टीचर आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकता, मैं ये गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि कोई भी टीचर सिलेक्शन की गारंटी नहीं लेता है और सिलेक्शन करवा भी नहीं सकता है। सिलेक्शन आप खुद करते हैं अपना, किसी भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन आप खुद करवाते हैं। टीचर का काम सिर्फ इतना होता है कि वो आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप कर दे, कुछ ऐसी चीज़ें बताएं जो शॉर्ट एंड स्वीट हो, और आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप डेफिनेटली उसे करेंगे, राइट? जैसे कि मान लीजिए अब हम क्या है सब्जेक्ट से टॉपिक्स पे आते हैं, जैसे कि ठीक है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कर लेते हैं, आपको आता है समझ में, कैलकुलस हो जाएगा, रियल एनालिसिस हो जाएगा, वेक्टर एनालिसिस भी हो ही जाता है, राइट? वेक्टर एनालिसिस भी करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन भी हम कर लेते हैं एक हद तक। लेकिन जैसे स्टैटिक्स और डायनामिक्स आता है, हमें पता नहीं कुछ होने लगता है, राइट? कि सर इसके तो क्वेश्चन ही इतने लंबे लंबे आते हैं, पढ़ने में आधे मिनट से ज़्यादा लग जाता है, लगता है,
लगता है। लेकिन टीचर वही है, मैं क्या बोल रहा हूं, जो आपका ऐसे टॉपिक में भी इंटरेस्ट डेवलप कर दे कि आप इसके जैसे कि 10 क्वेश्चन आएंगे तो आपको छोड़ने से तो बढ़िया है 10 क्वेश्चन कितने आएंगे, सॉरी 5, 10 मार्क्स का तो क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 5 आएंगे, तो पांचों के पांचों जब आप छोड़ेंगे तो ये दिस इज नॉट फेयर ना। इससे तो अच्छा है कि आप कुछ कर लें, ठीक है, 5 में से 3 भी कर लें तो भी बहुत अच्छी बात है ना, नहीं। और 3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं किसी भी टॉपिक के, चाहे स्टैटिक्स डायनामिक्स हो, चाहे न्यूमेरिकल एनालिसिस ले लीजिए, 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिन्हें आप आराम से कर सकते हैं, तो हम उन्हीं की तैयारी करेंगे। समझ रहे हैं आप? छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाना है, हमें तैयारी करनी है और एग्जैक्ट हम इसे भी ट्रिक्स हैं, बाय ट्रिक्स और मेथड से करेंगे। लेकिन पहले इनका पूरा प्रोसेस देखेंगे। ट्रिक से करने की भी अलग चीज़ें होती हैं, मैं अभी 1-2 क्वेश्चंस आपको बता दूंगा उसके। लीनियर प्रोग्रामिंग, नो प्रॉब्लम, एलपीपी होती है, पढ़ी हुई है आपने। इसके क्वेश्चंस कुछ और बेसिस पे भी आते हैं, थ्योरेटिकली भी आते हैं, उसको भी देखेंगे। न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड डिफरेंस इक्वेशन, अब ये एक टॉपिक होता है जो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है आपके लिए, ठीक है, लेकिन इसे भी छोड़ करके नहीं जाना है, इसे भी हम करेंगे। और किस तरह से पेपर, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसी इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि हमें ऐसा लगेगा कि जो क्वेश्चन आ रहा है हमने कहीं ना कहीं पे उसे किया गया है। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के कम से कम 1000 प्लस क्वेश्चन तो आपके होने ही चाहिए, प्रैक्टिस जब आप करेंगे तब। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे इन चीज़ों की, ठीक है। इसके बाद में आप देखिएगा नंबर सिस्टम, वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट टॉपिक, ठीक है, अच्छा टॉपिक है और काफ़ी कुछ दे करके जाता है ये आपको। इसके बाद में अलजेब्रा, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इधर, और ये अलजेब्रा है नॉर्मल वाले, इसमें पॉलिनोमियल्स वगैरह आपके ऐसे कुछ आते हैं, ठीक है। इसके बाद में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम देखा हुआ है आपने। ट्रिग्नोमेट्री, शानदार चीज़ है ट्रिग्नोमेट्री से, तो मतलब छोड़ना तो हमें किसी को भी नहीं है। ये जो कैलकुलेस आती है इससे थोड़ा लो लेवल आता है, यहाँ पर भी वेक्टर है, ये 11th-12th बेसिस वाला वेक्टर है और ये इधर ग्रेजुएशन वाला वेक्टर एनालिसिस है। तो ये है आपका पूरा सिलेबस, इस तरह से मार्किंग होगी। उसके बाद में 20 क्वेश्चंस जो आएंगे 40 मार्क्स के, वो आपको मिलेंगे टीचिंग मेथड के, ठीक है। टीचिंग मेथड के क्वेश्चन होते हैं ये हम आपने कर ही रखे होंगे इनको तो कंप्लीट, राइट। अब आप देखिएगा कि हमारे स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहले पहला स्टेप, एस का मतलब है सिलेबस कवर करना। एस का मतलब सिलेबस पूरा कवर करना है 100%, ठीक है। इसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस करने के बाद में हम टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देंगे, ठीक है। और चौथा जो है हम प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं कुछ प्रीवियस ईयर के 1-2 क्वेश्चंस लिखता हूं आपके सामने, अभी आपको मैं बताऊंगा कि आप उसे 2-4 तरीके से कैसे कर सकते हैं। शुरू में करेंगे तो कैसे करना है, फिर बाद में करेंगे तो देखिएगा ये कुछ क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर में आए हैं, 2018 के 2nd ग्रेड के क्वेश्चंस है ये। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, ओके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, जहां पर वेयर जेड इज द सेट ऑफ ऑल इंटीजर, और ये कुछ इस तरह से टपल्स दिए हुए हैं आपको, a² 2a² + 3b² = 35, a, b बिलोंग्स टू z। ये वैसे IIT मेंस का क्वेश्चन है, ओके, 11th बेसिस पे जो होती है IIT मेंस 11th-12th पे, तो मेंस का है, एडवांस का नहीं है। तो हम इसे करने के काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके हैं। सबसे लॉन्ग मेथड पहले देखते हैं हम क्या कर सकते हैं, कि हमने देखा कि इसके और इसके हमें क्या करना है, A और B ऐसे फाइंड करना है जो इसे संतुष्ट करे। अब यहाँ पे इक्वेशन तो एक ही है और अननोन कितने, 2, तो थोड़ी मुश्किल है फाइंड करने में। हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर करके देखेंगे कि कभी क्या 0 पे हो सकता है क्या, क्योंकि a इंटीजर है, ठीक है, a और b दोनों इंटीजर है, तो a को 0 ले लिया तो b की चाहे जो वैल्यू ले लीजिए आप, ये कभी भी 35 नहीं बनाएगा 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद,
क्योंकि 3 का मल्टीपल 35 आता ही नहीं है, राइट। तो इतना सा हमें होना चाहिए कि इसे भी 0 नहीं ले सकते और 2 का मल्टीप्लाई भी 35 नहीं हो सकता, तो इसे भी हम 0 नहीं ले सकते, इतना तो हमें आना चाहिए, ठीक है। इतना आने के बाद फिर हम क्या लेंगे कि b को 1 लेके देखते हैं, b को 1 लेके देखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, तो ऐसी कौन सी वैल्यू है 1 लेने के बाद में जो a स्क्वायर सॉरी 2a स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 35, राइट। मतलब a स्क्वायर इक्वल्स टू 32, 2a स्क्वायर इक्वल्स टू 32 और a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 16। और हाँ ये होता है, राइट, ये तो होता है। a अगर इसका रूट में ±4 ले लूं तो ये हो सकता है। मतलब मेरे यहाँ पे अगर मैं b को 1 लूँ और a को ±4 लूँ तो मेरी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ऐसे ही मैं 2 रख के देखूंगा, ऐसे ही 3 रख के देखूंगा, ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। और दूसरा, अगर हमने इस पे प्रैक्टिस करी हुई है, इस पे हमारा हाथ जमा हुआ है और ऐसे क्वेश्चंस हमने देखे हुए हैं, पहले किए हुए हैं, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, इसमें 0 तो रखेंगे ही नहीं हम, ठीक है। 0 अब अगर हमें पता नहीं है तो फिर पहले हम 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे। अब यहाँ से हम ये सोचेंगे कि 1 है ना, और ±4 आ रहा है, मतलब एक तो 4 1 हो जाएगा और एक -4 1 हो जाएगा, 2 पॉइंट तो मिल रहे हैं। तो 2 ऑप्शन में है, क्या इसे राइट लगा देंगे? इस क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं, राइट, क्योंकि ऑप्शन है। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता ना कि ये हो चुका है, राइट। अभी हम और रखेंगे, कुछ और चीज़ें रख सकते हैं, तो फिर से रखते हैं b को 2 रख के देखते हैं हम, क्योंकि इंटीजर 1 के बाद में क्या आता है 2 ही आता है, ठीक है। जब b को 2 रख के देखा, जब b को 2 रख के देखा तो यहाँ पे हो गया b स्क्वायर कितना 4 इंटू 3 कितना होता है 4 इंटू 3 12। नाउ 12 दिस -12 करेंगे, समथिंग और क्वांटिटी आएगी और ये जो हम a स्क्वायर करेंगे जो वो रेशनल नंबर आएगा, इंटीजर नहीं आएगा। आप करके देख लीजिए। उसके बाद में हम रखेंगे b इक्वल टू 3, ठीक है। अब b इक्वल टू 3 रख रहे हैं, ओके। जब b इक्वल टू 3 रखेंगे तो देखिएगा क्या बनने वाला है अपने पास, 2a स्क्वायर 3 रखा मैंने, राइट। तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, ओके, इक्वल टू 35। तो 2a स्क्वायर कितना आ जाएगा, दिस माइनस दिस कितना 8, राइट 8। तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना 4, मतलब यहां से a की वैल्यू फिर से आ गई +-2। तो 2 तो हमें ये मिल गए पॉइंट यहाँ पे 4 1 और -4 1, ठीक है। 2 यहां से मिल जाएंगे, 2 3 रखा है ना b को, इसमें नहीं मिलेगा इंटीजर, और एक बार क्या -2 3। तो क्या 4 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल 4 भी ऑप्शन में है। तो अब हमारे गलत होने के चांसेस और बढ़ जाते हैं, ठीक है, गलत होने के चांसेस और बढ़ रहे हैं कि हम जल्दबाजी में 4 आंसर लगा करके आ जाएंगे अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो। अब देखिएगा, अब अगर मैं b की जगह पे मैंने क्या रखा है, दोनों बार +1 +1 +3 अगर मैं b की जगह पर -1 रख दूं तब भी कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ तो स्क्वायर है, राइट। तो इस माइनस के संगत भी यहाँ पर 2 पॉइंट मुझे मिलेंगे और वो ये हो जाएगा 4 -1 एंड -4 -1, और इस 3 के संगत -3 में भी मिलेगा जो कि ये होगा, राइट। तो कितने टोटल पॉइंट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 सोल्यूशन मिल रहे हैं इसके। तो इसके अंदर 8 ही होंगे, और ये अभी कैसे पता लगा कि हमें 8 पे ही रुकना है, क्योंकि यहाँ पर तो 12 भी है, राइट। फिर क्या करेंगे, आगे भी देखेंगे
राइट। तो इसमें काफी ज्यादा टाइम हमारा लगने वाला है डेफिनेटली, अगर हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी तो। और अगर प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट हम इसे, क्योंकि इसमें पूछा गया है कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर है और इसके अंदर कितने हैं, अगर कुछ यहाँ पे ऑप्शंस दिए होते तो हम डायरेक्ट सेटिस्फाई करवा लेते, राइट। तो यहाँ पे हम सेटिस्फाई नहीं करवा सकते, हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे गलती ना करें, हम ओपन माइंडेड रखें, अपने माइंड को पूरा शांत रखें, तो हम ये क्वेश्चन गलत नहीं करके आएंगे, क्योंकि हमने पहले प्रैक्टिस करी हुई है, पहले इस पे होमवर्क किया हुआ है, और हर क्वेश्चन पे होमवर्क करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अभी मैं इसको बताता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए, ये स्टैटिक्स का क्वेश्चन है। टू फोर्सेज, दो फोर्स हैं, एक तो P और एक 2P, एक्ट ऑन अ पार्टिकल, एक पार्टिकल पे रख रहे हैं एट 120 डिग्री टू ईच अदर, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 120 डिग्री का है। देन द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा रिजल्टेंट। तो मान लीजिए कि ये जो है वो P है और इधर कहीं पे जो है वो 2P है, राइट। मतलब और ये जो आपका एंगल है वो कितना है, 120 है, क्लियर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला ये होता है कि अगर दो फोर्स लग रहे हैं तो tan थीटा इक्वल टू Q साइन थीटा, सॉरी साइन थीटा नहीं, tan थीटा इक्वल टू जो एंगल आपका ये बनाएगा रिजल्टेंट इस फोर्स से वो होता है थीटा, और ये जो टोटल एंगल बन रहा है वो थीटा होता है अल्फा, ठीक है। टोटल ये जो 120 गिवन है ना वो होता है अल्फा, P प्लस Q कॉस अल्फा, राइट, नो प्रॉब्लम। नाउ अब देखिएगा ये क्या बन रहा है, Q साइन अल्फा, साइन 120 कितना होता है, साइन 120 जितना भी होता है, देखिएगा थोड़ी देर। अब ये Q की वैल्यू जो है यहां पे कितनी है, 2P है, ठीक। उसके बाद में ये तो P है ही सही, और इसकी वैल्यू 2P है, और cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2 होती है, राइट, -1/2 होती है। तो 2 से 2 कैंसिल, P से P कैंसिल, मतलब समथिंग 2P साइन अल्फा ओवर बना कितना, 0, मतलब tan कितना इनफाइनाइट, और tan इनफाइनाइट कब होता है, जब थीटा आपका कितना हो, π/2 हो, मतलब 90 डिग्री हो। ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको ये फॉर्मूला भी नहीं पता है, तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आपका ऑप्शन थर्ड जो है वो सही हो गया, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये फॉर्मूला क्या होता है और कैसे आता है। लेकिन फिर भी आप अगर थोड़ी बहुत आपने मेहनत की है, आपने थोड़ा सा होमवर्क किया है, तो आप डेफिनेटली इसे कर लेंगे। देखिएगा कैसे करना है कि पीक फोर्स इधर लग रहा है, कोई एक है, मान लीजिए ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब इस पर इस साइड पे फोर्स लग रहा है P, और इधर कहीं पे फोर्स लग रहा है 2P, दुगना फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इधर P लगेगा और इधर 2P लगेगा, तो ये डेफिनेटली इधर घूमेगा, राइट, इधर घूमेगा जाएगा। और इन दोनों के बीच का अगर मान लीजिए दोनों में सेम फोर्स लगता, इधर भी P लगता इधर भी P लगता, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो ना तो इधर जाता इसकी तरफ झुकता, ना इसकी तरफ झुकता, बीच में रहता, मतलब हाफ हाफ एंगल बनाता, 60 डिग्री और 60 डिग्री बनाता। लेकिन इधर वाला फोर्स ज़्यादा है, इधर वाला फोर्स ज़्यादा है, तो ये डेफिनेटली इधर झुकेगा, तो मतलब 60 से ज़्यादा आएगा ये थीटा। ये थीटा जो भी आएगा वो कितना आएगा, 60 से ज़्यादा आएगा। तो आपको ऑप्शन में बस यही देखना है कि 60 से ज़्यादा कौन सा है, वही आंसर है। बाकी के मतलब 60 से ज़्यादा वही आंसर नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे अगर 90 की जगह 100 आ जाता तो वो भी आंसर नहीं होता। 60 से कम वाले तो नहीं हो सकते और 60 भी नहीं हो सकता, राइट, इतना कंफर्म है। मतलब 60 से कम है नहीं हो सकता, 60 से कम है नहीं हो सकता, और ये भी 60 है नहीं हो सकता। तो तीनों ऑप्शन कटने के बाद में आपका एक ऑप्शन बच जाता है जो कि 90 डिग्री है, और वही तो आंसर है, राइट।
तो इस तरह से हमें करने होते हैं क्वेश्चंस को, थोड़ा बहुत होमवर्क करना पड़ता है उनके ऊपर, बाकी सारा कुछ हो जाता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, 15 अक्टूबर को हम सेकंड ग्रेड के बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो आप जानकारी लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिए गए हैं और स्क्रीन पे भी नंबर दिखाए जा रहे हैं, तो आप उन पर कॉल कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। कॉल करने के बाद में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी कि किस तरह से ऑफलाइन का कोर्स होगा और किस तरह से ऑनलाइन का होगा, कितने टाइम में करवा दिया जाएगा, फ़ीस वगैरह कितनी होगी। मिनिमल सी फ़ीस रखी है हमने, कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।